नमस्कार दोस्तों, घटना सूत्र की इस पहल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम रोज करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम प्रयास करते हैं कि जो न्यूज़ आर्टिकल है, उनके बाद जो एमसीक्यूज़ हैं, उसको प्रैक्टिस किया जाए। मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन का प्रयास किया जाए। यहाँ पर हम ये प्रयास यहाँ पे करते हैं। आज हम देखें कौन-कौन से एमसीक्यू है जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो पहला एमसीक्यू है, बात करता है एशियाई शेर के संबंध में। एशियाई शेर के संबंध में बात करता है। पेन मैं पहले चेंज कर लेता हूँ और इसे ब्लैक ले लेते हैं। एशियाई शेर के संबंध में बात कर रहा है कि भारत में इनका एकमात्र वन्य आवास गुजरात स्थित गिर वन राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य है। अब ये सही है नहीं, इसके बारे में बताना है। दूसरा, अफ्रीकी शेरउद्भिद एशियाई शेर झुंड छोटे झुंडों में रहते हैं। उनके पेट के नीचे एक विशिष्ट लंबत त्वचा की परत होती है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है नहीं। पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। आपको पता है कि एशियाई शेरों की जो संख्या बहुत कम थी और इनको बेसिकली गुजरात के गिर क्षेत्र के आसपास जो पनिया या अदर जो सेंचुरीज है वहां पे रखा जाता था। अभी हालांकि इनकी संख्या बढ़ चुकी है और आर्टिकल आया था जिसमें बात कर रहे थे कि इनको रिलोकेट करने की आवश्यकता है, कहीं और भी इनको ले जाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, इसके अलावा जो वन्य जीव के साथ संघर्ष है, वह भी यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। तो इनको रिलोकेट करने की बात है। फिर हमने उस आर्टिकल में देखा, तुलना भी की थी अफ्रीकी शेरों का एशियाई शेरों से तुलना की थी कि इनके पेट के नीचे एक विशिष्ट लंबा त्वचा होती है। ये भी बात यहाँ पे एकदम सही है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे एकदम सही हो जाती है। यहाँ पे बात हो रही है कि भारत में जैसे मध्य प्रदेश का कुनो पालनपुर है, अन्यत्र भी यहाँ पे इनको स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके बारे में हमें यहाँ पे देखा। अगले आर्टिकल में हम बात करेंगे गोल्डन डोम के बारे में। गोल्डन डोम एक बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली के रूप में देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य इजराइल की आयरन डोम प्रणाली की तरह कम दूरी के रॉकेट तोपखानों गोलों को रोकना है यहाँ पर। अब ये सही है गलत, इसके बारे में देखना है। दूसरा, इस प्रस्तावित प्रणाली को एक प्रमुख विशेषता, इसमें लो अर्थ ऑर्बिट में हजारों अंतरिक्ष आधारित अवरोधकों सेंसरों की तैनाती की जाएगी ताकि खतरों को उनके प्रारंभिक प्रक्षेपण चरण में ही पहचाना व निष्क्रिय किया जा सके। उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे एकदम सही है। इसमें जो अवरोधक हैं, बैरियर्स हैं, सेंसर्स हैं, इनको स्टेब्लिश किया जाएगा ताकि जो मिसाइल है उनके बूस्ट फेस में ही उनको नष्ट किया जा सके। लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि गोल्डन ये इसकी तुलना इज़राइल के आयरन डोम से करता है, जो सटीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो गोल्डन डोम है एक वैचारिक परिकल्पित रणनीति रक्षा दृष्टिकोण है। इसका उद्देश्य, जो गोल्डन डोम का उद्देश्य क्या है कि इंटरकॉन्टिनेंटल जो बैलिस्टिक मिसाइल है, उसको अंतरिक्ष पर तकनीकी माध्यम से रोकना, ना कि अल्प दूरी पर, है ना? वो जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक उनको उसको रोकने के लिए यहाँ पे गोल्डन डोम की बात हो रही है। जबकि जो आयरन डोम है वो लोकल लेवल की जो इजराइल की जो दुश्मनी है ना, वहाँ पे स्थानीय जो जिनकी जो करीब स्थित जो राज्य है उनसे है। लेकिन भारत के संबंध में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल की इम्पोर्टेंस यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस संबंध में आप देखेंगे जो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है और दूसरा सही है, तो केवल दो इसका आंसर होगा। तीसरा प्रश्न यहाँ पे बात कर रहा है ट्रांसफैट के बारे में। ट्रांसफैट असंतृप्त अनसैचुरेटेड वसा अम्लों का एक प्रकार है जो स्वाभाविक रूप से जुगाली करने वाले जानवरों, मांस और दुग्ध उत्पादों में कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल ट्रांसफैट है, इसे मुख्य रूप से वनस्पति तेलों के आंशिक हाइड्रोजनीकरण ये प्रक्रिया से बनते हैं, जिससे वे अधिक ठोस हो जाते हैं और शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तीसरा, ट्रांस फैट विशेषकर कृत्रिम के सेवन से एलडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल घटता है, जिससे हृदय रोग यहाँ पे खतरा बढ़ जाता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट कर देगा, तीनों पर एकदम सही है, सभी तीनों सही है। क्योंकि जो कृत्रिम जो आर्टिफिशियल जो ट्रांस फैट होता है, इसका सेवन जो हार्ट रिलेटेड डिसीज है उससे जुड़ा होता है। अगर हम बात करें एलडीएल जो खराब कोलेस्ट्रॉल है उससे बढ़ जाता है ट्रांस फैट से, है ना? और इसके अलावा जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम हो जाता है। इसलिए ट्रांस फैट युक्त जो भोजन होता है उससे हमें बचना चाहिए। चिप्स और जो मार्केट में आइटम आते हैं, इनका यूज कम करना चाहिए। इसके अलावा वनस्पति तेल बहुत ज़्यादा इनमें यूज होता है और अगर देखें आंशिक हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया से बनते हैं, अधिक ठोस हो जाते हैं। सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इनमें एलिमेंट्स ऐसे से यूज किए जाते हैं जो आपके शरीर को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। इसलिए यहाँ पे बचने की आवश्यकता है। यहाँ पे चौथा प्रश्न बात कर रहे हैं यहाँ पे एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एपीओ का एक अंतर सरकारी संगठन जिसकी स्थापना 1961 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे भारत एपीओ का संस्थापक सदस्य है। इसके अलावा तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कहता है?
तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि एपीओ का मुख्य ध्यान अपने सदस्य देशों में बड़े पैमाने पर अवसंरचना परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अब इसमें कौन-कौन से स्टेटमेंट सही, तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इसलिए गलत है कि एपीओ कोई वित्त पोषण करने वाली संस्था नहीं है ना? ये एडीबी जो है, उसकी तरह बड़े अवसंरचना प्रोजेक्ट्स को वित्तीय सहायता नहीं देती है। इसका कार्य क्षमता निर्माण या हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग में जब प्रशिक्षण है, इन पर सीमित यहाँ पे इसका प्रभाव है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे, ये गलत है। पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों यहाँ पे सही है। और भारत ने स्पेस समिट में भी भाग लिया था, इस संबंध में ये आर्टिकल आया था, इसके क्वेश्चन यहाँ पे बना, तो केवल दो स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे। लास्ट प्रश्न मुख्य प्रीलिम्स के बारे में बात करें। भारत अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेपो दर में कमी से बैंकों की उधारी की लागत घट जाती है। अब सही है गलत है? तो ये एकदम सही है। क्यों? रेपो रेट कम होता है तो उनको सस्ता लोन मिलता है बैंक को, तो उधारी की लागत ऑब्वियस से घट जाएगी। इसके अलावा जो सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो, में वृद्धि से बैंकिंग प्रणाली की तरलता बढ़ जाती है। अब ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? सीआरआर अगर देखिए, सीआरआर क्या होता है? सीआरआर एक टूल होता है जिसमें आरबीआई कहता है कि बैंक को इतना पैसा हमें देना है, आरबीआई के पास रखना है, जिससे बैंक में कोई आपदा है तो आरबीआई उन्हें दे सके। 100 रुपए अगर आप बैंक ने कमाए तो 4 रुपए सीआरआर रखेगा आरबीआई के पास। ठीक है? और एसएलआर रखेगा 18% के आसपास, चाहे अपने पास ही रखे। तो यहाँ पर सीआरआर अगर बढ़ता है तो बैंक की प्रणाली तरलता बढ़ती नहीं बल्कि घट जाती है, क्योंकि बैंक के पास कम पैसे बचते हैं। फिर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा किए गए ओपन मार्केट ऑपरेशन में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री शामिल होती है। अब ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही गलत इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर क्या से क्या सही, इसको थोड़ा सा नजर डालें आप। 1 और 3 इसमें सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर हम आते हैं मेंस के प्रश्न पर कि भारत में बाल तस्करी प्रवृत्ति कारण समाधान, एनसीपीआर की भूमिका पर यहाँ पे टिप्पणी करना है, उसके बारे में था। अब देखिए, अब कैसे बताना है? या तो आपके पास कोई करंट में डाटा होना चाहिए जिसमें आप बताएं कि बाल तस्करी इतनी संख्या में हुई है, ये हुआ वो हुआ है। अगर ये नहीं है तो आप एक काम करिए, आप कानून जो बने हैं उनसे शुरुआत कर सकते हैं। आप बताइए कि भारत में अनैतिक जो व्यापार है 1956, उसके अलावा जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 है, पॉस्को के बावजूद यहाँ पर जो बच्चों की तस्करी वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिनका श्रम में, फोर्सफुल लेबर बनाने में, सेक्सुअल हरासमेंट करने में, भीख मंगवाने में, इस सब में, या इस समय बेसिकली इनका उपयोग होता है अंग व्यापार में। तो यह इस वजह से इनका यहाँ पे तस्करी यहाँ पे हो रही है। तो परिचय यहाँ पे आप इस तरह से बता सकते हैं। फिर यहाँ पे मुख्य भाग में आए तो कारण बता लें, पहले कारण पे फोकस करें। कारण समाधान दोनों पे बात करनी। कारण बताएं यहाँ पे, एक गरीबी है, आर्थिक असुरक्षा दिखाई देती है, नौकरी अन्य असुरक्षा दिखाई देती है, कुछ लोग बेच देते हैं बच्चों को, अभिभावकों में भी। ठीक है? उसके अलावा कानून प्रवर्तन, कानूनी एजेंसियां प्रॉपर नहीं हो पाती हैं। ठीक है? कई मामलों में रिपोर्ट ही नहीं आती है, रिपोर्ट को शामिल नहीं किया जाता है, पुलिस भी कई मामलों में इन्वॉल्व होती है, इस वजह से समस्या आती है। फिर इसके अलावा प्रवासन और शहरीकरण की ओर समस्या आती है, प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होती, तो ये यहाँ पे चुनौती यहाँ पे निकल के सामने आती है। अब इसमें एनसीआर का क्या, एनसीपीआर का क्या रोल है? एनसीपीसीआर का, एनसीपीसीआर का रोल क्या है कि एक तो निगरानी करना है ना, सर्वे करना, इनका पर्यवेक्षण करना, क्या हो रहा है वर्तमान में, क्या समस्या देखने को मिल रही है, फिर नीतिगत अनुसंधान, इसका सुझाव देना। इसके अलावा चाइल्ड लाइन या शिकायत निवारण है, इस दिशा में प्रयास करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ये यहाँ पे प्रयास है। और हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए? सभी जिलों में जो मानव तस्करी है इसके विरोध इकाइयाँ, इसको स्टैब्लिश किया जाए, उन्हें पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा बायोमेट्रिक ट्रैकिंग होनी चाहिए, तुरंत केस रजिस्टर किया जाना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए गवर्नमेंट अथॉरिटी में, जिससे प्रॉपर निगरानी हो सके, कारणों को पता लगाया चाहिए, कॉर्पोरेट एनजीओ की इनकी भागीदारी की जानी चाहिए। बचपन बचाओ जैसे इनिशिएटिव हैं जो कैलाश सत्यार्थी द्वारा शुरू किए गए थे, इनको नोबेल पुरस्कार मिला, तो इस तरह से जो संगठन उनको ज़्यादा जानकारी रहती है, उनसे भी यहाँ पे साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई देती है। अगला प्रश्न बात करेगा जीएसटी के संबंध में। जीएसटी लागू होने के बाद भारतीय राज्यों ने अपने स्वयं के कर संग्रहण को बढ़ाने में कैसे प्रदर्शन किया, उसका परीक्षण कीजिए। राजकोषीय हस्तांतरण के भविष्य के मॉडल को मजबूत करने के लिए क्या अंतर्दृष्टि प्राप्त की जा सकती है, उसके बारे में बात कीजिए। सबसे पहले तो आप यहाँ पे भूमिका में यह बताइए कि जो जीएसटी है उसको कब लाया गया, क्यों लाया गया, क्या पर्पज था, ये आप यहाँ पे बता सकते हैं, बहुत आसान है। फिर मुख्य भाग में आप आएंगे तो मुख्य भाग में आप बताएंगे, क्या बताएंगे मुख्य भाग में, किसका परीक्षण करना है। परीक्षण करना है तो जीएसटी द्वारा प्रारंभिक राजस्व जो आश्वासन था, जीएसटी क्षतिपूर्ति जो अधिनियम था, उसने राज्यों को 5 वर्षों तक बात की थी, 14% के आसपास, 14% रेवेन्यू की गारंटी देंगे। फिर राज्यों में कर स्वायत्ता में कमी आई, थोड़ा सा असमान जीएसटी राजस्व था, अलग अलग राज्यों में अलग अलग जीएसटी कलेक्शन हुआ। फिर इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड जो चैलेंजेस सामने देखने को मिले, राज्यों के पास जो इनोवेटिव जो
तो सॉल्यूशन तो उनकी कमी थी। इसके अलावा स्टाफ की कमी थी जो प्रॉपर्ली समझ पाए, प्रॉपर्ली मॉनिटर कर पाए इस चीज़ को लेके। ये चैलेंज देखने को मिला। ये सारी बाधाएँ मिली। इसके अलावा वास्तविक समय पर डाटा की जो अनुपलब्धता थी, ये देखने को मिली। रेवेन्यू जो मैकेनिज़्म है वो प्रॉपर नहीं था। कैपेसिटी बिल्डिंग में कमी देखने को मिली। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली। तो मुख्य भाग में आप इसके तो बता सकते हैं। निष्कर्ष में या भविष्य के लिए आप बताएँ कि जीएसटी जो काउंसिल है, उसका जो रोल है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। सरकार को अल्टरनेटिव जो कुछ सॉल्यूशन यहाँ पे देने चाहिए जिसके उनका जो रेवेन्यू लॉस हुआ है उसकी यहाँ पे भरपाई कर सकें। नॉन जीएसटी जो टैक्सेस हैं उनकी जो क्षमता उसको बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा कोऑपरेटिव जो फेडरलिज्म है उसको यहाँ पे सुनिश्चित करना चाहिए। सहकारी संघवाद उसको बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा जो वित्तीय स्वायत्ता है उसका विस्तार यहाँ पे करना चाहिए। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि जो सहकारी संघवाद है उसको बढ़ावा देने के लिए जीएसटी एक महत्वपूर्ण कदम है जिसमें सरकार आपस में बेहतर भागीदारी करके बेहतर समझ करके उसे और बेहतर बना सकती हैं। इस तरह से आज हमने इस आर्टिकल के बारे में भी देख लिया। तो आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।